हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंडियन ओशन रीजन है। ठीक है, उसके अंदर जो चीजें आती हैं वो चीजें हम देखेंगे और देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ये कहा जाता है कि दुनिया की अगर अगली जंग हुई, यूएस और चाइना का अगर कभी क्लैश होता है तो इस समुद्र के अंदर होगा या इस बहर के अंदर होगा, इंडियन ओशन के अंदर, बहर हिंद जिसे कहते हैं। तो ठीक है, तो हम इसकी रीजंस देखेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको स्टडी करेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से एक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है वो अभी इस लेक्चर के अंदर ज्यादा डिटेल के साथ देख लेंगे और आपको एंड पे इस लेक्चर के ये आइडिया हो जाएगा क्यों अगली जंग जो है वो कहा जाता है कि यहाँ होगी। ये जनाब एक रीजन है, ये जिसके गिर्द मैंने ब्लू दायरा लगाया है, इसे कहते हैं मिडल ईस्ट। ठीक है, मशरिक वस्ता। एक इधर रीजन है और एक इसको जो मैं पहले लगाया इसको मैं सब डिवाइड कर देता हूँ इस पार्ट। ठीक है, ये भी मशरिक वस्ता है लेकिन इसका दूसरा हिस्सा है। जनाब ये जो रीजन्स हैं, ये अमेरिका है हमारा जो इस वक्त सुपर पावर है, ये ठीक हो गया, और ये चाइना है जो लिखा हुआ है। अब अमेरिका ने अगर ट्रेड करना है तो वो या तो ऐसे जा सकता है, इधर से जाएगा, और क्योंकि दुनिया गोल है तो इस तरफ से निकलेगा, ऐसे सफर करेगा। ठीक है, इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है उनको चीजें पहुंचा सकता है, इधर साउथ कोरिया वगैरह हैं इधर चीजें दे सकता है, या फिर इस गोल दायरे में से गुजर कर अफ्रीका आ सकता है या मिडल ईस्ट जा सकता है। ये जो है हमारा पुराना दोस्त अमेरिका जो है, ये उसके ऑप्शंस हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो अटलांटिक ओशन के थ्रू अफ्रीका चला जाए अपने जहाज लेकर, या यूरोप चला जाए, या वो इधर से लंबा चक्कर लगाए और मिडल ईस्ट चला जाए। ठीक हो गया, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो अमेरिका के लिए हैं कि अगर अमेरिका चाहता है वो दुनिया में ट्रेड करे तो वो दो तरफ से निकल सकता है। एक अटलांटिक ओशन हो गया और एक जो है वो इंडियन ओशन हो गया, एक पैसिफिक ओशन। इन तीन ओशन का रास्ता इख्तियार कर सकता है। एक तरफ से वो जाएगा तो उसे इस गोल दायरे में से गुजरना पड़ेगा, एक तरफ से ये गोल दायरा है और एक तरफ से ये वाला गोल दायरा है जो इसको तंग करेंगे। हम आगे देखेंगे कि इन गोल दायरों जो लगाए हैं किस वजह से लगाए हैं और क्या वजह है इसकी। ठीक है, तो इधर होपफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया इस चीज। अब हम जरा पीछे जाते हैं, ये हमारा दोस्त चाइना है। ठीक है, अगर इसने ट्रेड करना है तो इसके पास भी यही वाली ऑप्शन है, ये या तो यहाँ से गुजर के जाएगा और इस जगह पे पहुंचेगा, या वो ऐसे गुजर के जाएगा और इस जगह पे पहुंचेगा। ठीक है, और फिर आगे जाना हो तो इधर से निकलेगा इस गोल दायरे की तरफ से और ऐसे जाएगा। ठीक है, अब सारे मुल्क जो हैं वो ये इन दो गोल दायरों के पास क्या लेने जाते हैं, ये मिडिल ईस्ट में ऐसी क्या चीज है जो ये सारे मुल्क जो हैं, अमेरिका हो या चाइना हो, वो इधर पहुंचते हैं फौरन। तो ये चैट के अंदर धड़ाधड़ लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया कि जनाब यहाँ ऑयल है, यहाँ जो है तेल के जखीरे हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये दोनों मुल्क जो हैं, यूएस भी और चाइना भी, इन्हें अपनी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, अपनी गाड़ियां चलाने के लिए और अपने मुल्कों में बिजली बनाने के लिए जब ऑयल चाहिए होता है, गैस चाहिए होती है, तो इन्हें पूरी दुनिया का सफर करके इन एरियाज में आना पड़ता है। लेकिन ये जो एरिया है जहां मैंने गोल दायरे लगाए हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे कि समुद्र एक नहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जहां समुद्र एक नहर की शक्ल इख्तियार करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट एक समुद्र की बनी हुई नहर होती है जिसके दोनों तरफ रास्ता होता है और दरमियान में से तंग रास्ता गुजर रहा होता है। अक्सर जो स्ट्रेट्स होती हैं नेचुरली बनी होती हैं, कुछ हमने नहर खोद के बनाई होती हैं, जैसे स्वीज कैनाल है, पनामा कैनाल है। स्वीज कैनाल जो है वो मैं शो करता हूँ कहाँ पे है और पनामा कहाँ पे है। ये जनाब इधर स्वीज कैनाल है और इधर पनामा कैनाल है। तो आप देखेंगे कितनी बड़ी आसानी हो जाती है, जिसने ऐसे बड़े चक्कर से घूम के जाना है वो इजीली स्ट्रेट के रास्ते स्वीज कैनाल में जाए और यूरोप तक रसाई हासिल करे। और जिस अमेरिका ने लंबे चक्कर से घूम के पूरी दुनिया का चक्कर लगा के चाइना आना है या यूरोप आना है, वो अगर पनामा कैनाल खोल ले तो वो आराम से इधर से गुजर सकता है। तो ये दोनों नहरें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, जो स्ट्रेट की तरह की हैं। स्ट्रेट एक नेचुरल नहर होती है और जो ये वाली नहरें हैं ये मैन मेड हैं, इन्होंने खोद के बनाई। ठीक है, अच्छा, एक स्ट्रेट इधर है, इसे स्ट्रेट ऑफ मलाका कहते हैं। एक स्ट्रेट इधर है, इसे जो है वो स्ट्रेट ऑफ आई थिंक एडन कहते हैं, गल्फ गल्फ का एरिया कहते हैं, या अदन की स्ट्रेट कहते हैं। और एक स्ट्रेट इधर है जो बाबुल मंदब कहलाती है, बाबुल मंदब। ठीक है, तो ये तीन ऐसी स्ट्रेट्स हैं जहां से अगर आपने ऑयल लेकर जाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी।
अच्छा, अब ऑयल जो है वो पाइपों में, पाइपलाइंस में कम ही जाता है, वो ज्यादातर कंटेनर्स में जाता है, तो इसलिए ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो खुश्की से भी पाइपलाइन डाली जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इंटरनेट जो है उसकी सारी लाइनें नीचे से गुजरती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स की सारी लाइनें नीचे से गुजरती हैं, ठीक है। जहाजों के रूट्स हैं, ऐसे नहीं है कि कोई जहाज इधर से निकले तो बस ऐसे जहां दिल करे वहां घूमता घूमता चला जाए, बाकायदा तौर पे रूट्स बने हुए हैं, जिन रूट्स को तय करते हुए ही वो जा सकता है। इधर से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, पूरे रूट्स बने हुए हैं। और उसकी वजह वो वाले पहाड़ हैं, वो वाले ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो रास्ते में आ जाते हैं, और आप अपनी मर्जी से हर तरफ नहीं समुद्र में घूम सकते। वैसे तो हमें स्विमिंग पूल देखकर या समुद्र का सोचकर यही फील होता है कि शायद कोई भी इंसान जो है वो समुद्र में कैसे किसी भी तरीके के साथ जो है देख सकता है, लेकिन असल में घूम सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सेट पैटर्न्स होते हैं, सेट रास्ते होते हैं जिनके ऊपर चलकर ही जो है वो अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि समुद्र में भी ऑयल के रिजर्व्स हो सकते हैं। मे बी कल को इस जगह के ऊपर ऑयल निकल आए पानी के अंदर से, मे बी इस जगह से निकल आए, मे बी इस जगह से निकल आए। तो मुल्कों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो उधर एक्सप्लोर करें, ठीक है। इसे कहते हैं ओपन सीज, खुले समुद्र जो किसी मुल्क के आसपास नहीं लगते। तो ओपन सीज के अंदर एक्सप्लोरेशन जो होती है वो सब लोगों का राइट होता है, कोई भी एक्सप्लोर कर सकता है जाकर, लेकिन जो जो समुद्र किसी मुल्क के साथ साथ रखते हैं तो एक खास एरिया तक वहाँ वही मुल्क एक्सप्लोर कर सकता है। इसी तरीके से समुद्र में फिश होती है जो हमारे जो है वो फूड की कमी जो है उसे दूर कर सकती है। कोई भी मुल्क फर्ज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया है, इसका दिल करता है कि इस जगह पे जाके कोई फिशिंग का जो है वो काम शुरू करे, तो ओपन सीज में इसको इजाजत है, ये जाके कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से इंडियन ओशन के अंदर किया जा सकता है, अटलांटिक ओशन के अंदर किया जा सकता है, पैसिफिक ओशन के अंदर किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो जंग का मैदान इंडियन ओशन है ये क्यों बन रहा है और बाकी मुल्कों में जंग का मैदान क्यों नहीं बन रहा, ठीक है। यूएस ने अगर यूरोप तक जाना है तो उसकी दोस्ती है, कोई खास कंपटीशन नहीं है, इसलिए अटलांटिक ओशन जो है ये तो सेफ ओशन है, यहाँ कोई ऐसी सुपर पावर नहीं है जो यूएस को टक्कर दे रही हो। ये नीचे साउथ अमेरिका है जो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है यूएस की निस्बत, ये अफ्रीका है और ऊपर इसके जो है यूरोप है। तो इस समुद्र के अंदर लड़ाई इसलिए नहीं होगी कि यहाँ जो यूएस है उसकी तो ऑलरेडी जो है वो सुपीरियरिटी, उसकी ऑलरेडी जो है सुपर पावर का स्टेटस जो है वो बरकरार है। अच्छा, अब ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की तरफ अगर आप जाएं तो घूमकर आप इस तरफ से निकलते हैं। पैसिफिक ओशन जो है उसके अंदर ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये भी हिस्टोरिकली यूएस के साथ कभी भी बुरे ताल्लुक में नहीं रहे, तो इनको भी जो है यूएस से कोई मसला नहीं है। इधर साउथ कोरिया है, जापान है, इनका भी दोस्ती है यूएस के साथ। हाँ, एक मुल्क है जो अक्सर यूएस को तंग करता है और वो है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यूएस ने सैंक्शंस भी लगाई हुई हैं, और नॉर्थ कोरिया भी यूएस के खिलाफ जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। तो ऑब्वियस की भी ये वजह है कि ये पैसिफिक ओशन जो है उसको नॉर्थ कोरिया जो है वो ब्लॉक कर सकता है, उसका रास्ता रोक सकता है, जहाज रोक सकता है, तो ये वजह। अब ये रह गया इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन में से सारे मिडल ईस्ट में से ऑयल भी निकल कर आना है। इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया जो सुपर पावर बनना चाहता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा मुल्क है चाइना जो इंडियन ओशन के साथ तो नहीं लगता, लेकिन उसके ट्रेड रूट्स इंडियन ओशन के साथ लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडियन ओशन जो है इसे एक बड़ी जंग का मैदान जो है वो समझा जाता है कि फ्यूचर में अगर कभी जंग होगी तो यहाँ पे होगी। इसी चीज को अब हम डिटेल से देख लेते हैं। होपफुली आप लोगों को मैप जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप जो है गूगल पे जाकर इसका मैप निकालें और अच्छे तरीके से सारे मुल्क देखें कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कौन सा एरिया है, तो आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको समझ आ भी गया है तो आप अगर फारग वक्त लगाएंगे इसके ऊपर तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है आप इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और मसलों को समझ सकें। इंडियन ओशन रीजन का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा मशहूर क्वेश्चन है, जिस साल मैं एग्जाम में बैठा था तब भी आया था, अदरवाइज भी आता है, ठीक है। तो हम इसको जो है इसलिए अलग लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फीचर जो इंडियन ओशन रीजन का है वो ये है कि ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क जो हैं वो इंडियन ओशन रीजन के आसपास पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आबादी जो है वो रशिया की है, उसके बाद आबादी जो है वो चाइना की है, इंडिया की है, फिर इंडोनेशिया की है। तो ये सारे बड़ी बड़ी आबादी वाले मुल्क जो हैं ये इंडियन ओशन के आसपास पाए जाते हैं या उनके स्टेट्स हैं। दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन इस जगह पे रहती है, ठीक है। इसके आसपास 36 ऐसी स्टेट्स हैं जो लिटोरल स्टेट्स हैं, जिन्हें कहा जाता है कि जिनका बॉर्डर इस समुद्र के साथ लगता है। लिटोरल स्टेट वो होती है जिसका बॉर्डर समुद्र के साथ लगता है। ये आप देख सकते हैं क्लोजअप इसका इंडियन ओशन रीजन का। इसके अंदर आपको डिफरेंट सीज भी नजर आ रहे होंगे और जो है वैसे भी नजर आ रहा होगा कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं। पाकिस्तान है, इंडिया है, ईरान, कतर, ईरान, ओमान, यमन, सोमालिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, ये सारे मुल्क हैं जो लिटोरल स्टेट्स हैं जो समुद्र के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं।
जो भी स्टेट समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर करेगी उसे कहते हैं लिटोरल स्टेट, और ये इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट। मैरीटाइम सिल्क रूट इसे कहा जाता है, सिल्क रोड। आपको तो पता है कि सिल्क रोड जो है वो चाइना से बाहर निकलती हैं, मुख्तलिफ दुनिया को जाती हैं, वो पत्थर की सड़कें होती हैं, लेकिन समुद्र के अंदर जो रोड होती है उसे मैरीटाइम सिल्क रोड कहा जाता है। मैरीटाइम कहा जाता है समुद्र के अंदर नेविगेशन करने वाली चीज को। सिल्क रोड इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा मुलायम है, मुलायम से मुराद ये है कि बहुत ज्यादा कीमती है। क्यों कीमती है? ऑयल इसकी वजह है। फिर इसकी बाउंड्रीज जो है वो अफ्रीका के साथ लगती हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ लगती हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ लगती हैं, साउदर्न ओशन के साथ लगती हैं। और ये पिछले 2 डेकेड से इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हुआ है? क्योंकि चाइना पिछले 2 डेकेड से बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है। इन मुल्कों की एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, ये आपस में मिलजुल के मामला तय करते हैं। इंडियन ओशन के अंदर जो है इस रीजन के अंदर 28 ऐसी स्टेट्स हैं जो डायरेक्टली इसके साथ लगती हैं, 3 कॉन्टिनेंट हैं और 17.5% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया है। ठीक है, और 2017 के अंदर ये रीजन जो था ये 35% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन था, यानी कि 2.6 बिलियन पीपल। इसीलिए एक नेवल स्ट्रेटेजिस्ट हैं एल्फ्रेड सायर साहब, और उनकी एक कोट है कि whoever controls the Indian Ocean controls Asia. The ocean is key to 7 seas. In 21st century, the destiny of the world will be determined in those waters, in these waters. तो ये उन्होंने क्लियरली ये बात की है कि जो इंडियन ओशन का रीजन है ये एशिया को फतह करने के लिए बड़ा अहम है। एशिया के अंदर क्या है? एशिया के अंदर मिडिल ईस्ट है जिसमें ऑयल है, एशिया के अंदर इंडिया चाइना है जहां इंडस्ट्री है। ठीक है, और एशिया के अंदर बाकी पूरी दुनिया का जो है वो ट्रेड इंडियन ओशन के थ्रू हो रहा है एशिया के इस रीजन से। तो जिसने एशिया पे कब्जा करना है, जिसने एशिया के ऊपर सुपीरियरिटी रखनी है, वो इंडियन ओशन के ऊपर कब्जा करेगा। ये जनाब वो मैप है जो पहले भी हमने देखा है, और ये जरा करीब से मैप है। ठीक है, इस मैप में अगर आप नंबर 1 पे जाएं, जो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर चाइना के पास है, नंबर 1 स्टार, ये चाइना की पहली पोर्ट है जहां से वो सफर शुरू करता है अपनी चीजें लेकर या अपना ऑयल लेकर। फिर वो सेकंड पॉइंट पे आता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन ओशन में जब जगह आती है तो ये एक इंडिया की पोर्ट है नंबर 7 के ऊपर, उसके बाद म्यांमार की पोर्ट है, उसके बाद बांग्लादेश की पोर्ट है, उसके बाद श्रीलंका की पोर्ट है, फिर मालदीव्स की पोर्ट है, फिर उसके बाद पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट है, फिर उसके साथ चाबहार पोर्ट है, फिर उसके बाद ओमान है, ओमान के बाद जो है यमन है, बाबुल मंदब से वो आगे चला जाता है। तो ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ जहाँ से जहाज गुजरता है। अब आप कहेंगे कि सर ये पूरा खुला समंदर छोड़कर ये जहाज जो है ये बॉर्डर्स के साथ साथ क्यों ट्रेवल करता है? तो इसकी वजह यह है कि ताकि ये मुख्तलिफ मुल्कों के पोर्ट्स के ऊपर जो है वो अपना सामान उतार सके और चल सके, और सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इसलिए इनके साथ साथ लगती है। अच्छा जी, ये मजीद रीजन की इंपॉर्टेंस है। ये 16.8% ऑफ वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व्स जो हैं इस रीजन के अंदर है, 27.9% ऑफ नेचुरल गैस इस रीजन के अंदर है, फिर 35% ऑफ ग्लोबल आयरन प्रोडक्शन इस रीजन के अंदर है। आयरन बहुत कीमती मेटल है गोल्ड के साथ साथ, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर आयरन बहुत ज्यादा यूज होता है मशीनरी बनाने के लिए, बिल्डिंग्स के अंदर आयरन यूज होता है। फिर 17.8% वर्ल्ड गोल्ड प्रोडक्शन जो है वो इस रीजन के अंदर है। 28% ऑफ ग्लोबल फिश जो है वो इस रीजन से कैप्चर की जाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज बहुत सारे मुल्कों की जो है वो इस रीजन के अंदर लगी हुई है, मिसाल के तौर पे इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है, फिर इसके अंदर अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए, इस वजह से बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं इस रीजन के ऊपर। ये भी बताया गया है कि इंडियन ओशन जो है वो सी रूट्स देता है मिडिल ईस्ट को, अफ्रीका को और ईस्ट एशिया को, यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ। और ये सी रूट्स जो हैं ये 3 काम करते हैं। एक तो ये है कि इनके अंदर दुनिया की 100 में से 23 ऐसी पोर्ट्स हैं, कंटेनर पोर्ट्स हैं जो लगी हुई हैं। फिर इसके अंदर आधे से ज्यादा दुनिया का जो ऑयल है वो उसके रिजर्व्स हैं, और इसके अंदर मैरीटाइम ट्रेड रूट है, जितने भी रीजन में से लोग गुजर के जाएंगे वो इस रास्ते से गुजरते हैं। कंटेनर ट्रैफिक जो है वो मेजर की जाती है TEUs में। ठीक है, TEU जो है वो यूनिट होता है कि 20 फुट का एक कंटेनर। ठीक है, अगर एक कंटेनर 20 फुट का है तो कहते हैं कि 1 TEU का कंटेनर है। तो 46 मिलियन TEUs जो हैं ये 2000 के अंदर गुजरे थे, और 2017 में ये कोई 3 गुना ज्यादा हो गए। ठीक है, यानी इसमें ट्रेड बढ़ता चला जा रहा है। कि खैर ये ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटेल्स है जो आपके लिए शायद हेल्पफुल ना हो या आपको समझ ना आए। अच्छा, फिर हमने जो स्ट्रेट्स की बात की तो 3 स्ट्रेट्स हैं। एक स्ट्रेट है बाबुल मंदब, 8% दुनिया का ट्रेड यहाँ से होता है। एक स्ट्रेट है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, जिसे मैंने गल्फ स्ट्रेट कहा था, वो 40% ट्रेड करती है। 40% दुनिया का जो ट्रेड है उस स्ट्रेट में से गुजर के जाता है। 35% ट्रेड जो है वो मलाक्का स्ट्रेट में से गुजर के जाता है। तो ये 3 स्ट्रेट्स हैं, इनके नक्शे आपको नजर आ रहे होंगे। ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है जिसमें 35% ट्रेड लिखा हुआ है, बाबुल मंदब है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये ऐसे तंग समुद्री रास्ते हैं जिसपे जिसका जितना कंट्रोल होगा उतना वो कामयाब होगा। इसीलिए सारे मुल्क जो है कोशिश करते हैं कि इन रीजन्स के ऊपर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाए आप। ठीक है, एक रीजन
यमन के पास है जिसे बाबुल मंदब कहा जाता है, एक रीजन जो है वो पर्शियन गल्फ में है, और एक रीजन जो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मलेशिया में। इसीलिए चाइना और इंडिया कोशिश करते हैं कि इन मुल्कों के आसपास पोर्ट्स बनाई जाए। तो ये हुरमुज के पास पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट बनी है, ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट बनी है, चाइना और इंडिया ने बनाई है ये पोर्ट्स। क्यों बनाई है? क्योंकि ये एक चोक पॉइंट है और यहाँ ये अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंडिया की और चाइना की बहुत सारी प्रेजेंस जो है ये बाबुल मंदब के आसपास है। इसी तरह अमेरिका की बहुत सारी प्रेजेंस जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास है। इन तीनों को कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ ट्रबल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं की वजह से ट्रबल्स आ सकती हैं। यहाँ अगर रास्ता बंद हो गया तो ट्रेड खत्म हो जाएगा और फिर वो मुल्क जो है वो ऊपर निकल जाएगा। ऑयल ट्रेड होता है, अगली वॉर्स भी इन्हीं स्ट्रेट्स में से। अगर इंडियन ओशन में से भी आप थोड़ा सा उसको सेपरेट करें कि एग्जैक्टली स्क्रूटिनाइज करें कि एग्जैक्टली किस एरिया के अंदर जंग लड़ी जाएगी, तो ये 3 स्ट्रेट्स में से कोई एक स्ट्रेट होगी जहाँ के ऊपर जंग जो है वो मुतवक्को हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ रास्ता रोकना ईजी है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली जो स्ट्रेट्स हैं इधर जंग जो है वो मुतवक्को हो सकती है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट हैं। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो तारें गुजरती हैं नीचे से या जो जहाज़ों का रूट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फाइबर ऑप्टिक कोई मुल्क जो है वो जला दे या खत्म कर दे तो इससे जो है पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद होगा। इंटरनेट बंद होगा तो डिफेंस के बहुत सारे वेपन्स जो है वो नकारा हो जाएंगे। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन का बहरान आ जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, बिजनेस रुकेंगे, ट्रेड रुकेगा। तो इसलिए ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म जो है वो भी इन एरियाज के अंदर, वही बात की कि जो अगर कोई टेररिस्ट इन एरियाज के ऊपर कब्जा करता है किसी एक सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पे, तो वो आसानी से अपने मुतालबात दूसरों से जो है वो बनवा सकता है। ये उसी का मैप है, ये करीब से जरा मैप दिखाया है। इसके अंदर देखें, ये जो बाबुल मंदब है इसके ऊपर DGIBOUTI के नाम से एक मुल्क है जिसको जिबूटी कहते हैं। डी इसका साइलेंट होता है, तो मैंने इसलिए स्पेलिंग किए हैं ताकि कहीं आप ढूंढते ना रहें कि कहाँ जे से स्टार्ट करने वाला वर्ड है। ये लिखा डिजिबूटी होता है लेकिन पढ़ा जाता है जिबूटी। तो जिबूटी के ऊपर जो है वो चाइना ने अपनी एक बेस बना ली है। ठीक है, इसके पास ग्वादर पोर्ट बना ली है, ये जो स्ट्रेट ऑफ आपकी थी हुरमुज की स्ट्रेट थी, और ये मलाक्का स्ट्रेट के पास इंडिया की है। ठीक है, ये इंडियन ओशन पॉलिटिक्स के अंदर और इश्यूज क्या हैं? और पायरेसी के इश्यूज हैं। कोई जहाज जा रहा होता है तो कज़ाक उस जहाज को लूट लेते हैं। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि समुद्र के अंदर जजीरे होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो वहां पर लोग जो हैं वो कई लोग जो इस तरह का माइंड रखते हैं वो अपना गैंग बनाकर रहने लग जाते हैं, और कोई भी जहाज पास से गुजरे तो उस पर हमला कर देते हैं और उसकी चीजें लूट कर भेज देते हैं कहीं जाकर। इसी तरह ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो इसमें से होती है। तो इस पे लिखा हुआ है कि पिछले 180 जो इंसिडेंट्स हुए हैं पायरेसी के जिसमें जहाज लूट लिए गए थे, उसमें 84 यानी कि 46% जो है वो इस एरिया के अंदर हुए थे। यानी ये एरिया कोई खास सिक्योर एरिया नहीं है। तो इसलिए भी बहुत सारी आर्मीज यहाँ फिरती हैं, बहुत सारे मुल्कों की आर्मीज यहाँ गश्त करती हैं कि अपने अपने जहाज़ों को जो है वो SOS दे सके, उनको सपोर्ट कर सके। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है ये बड़ा फैक्टर है यहाँ से, क्योंकि ऑयल गुजरता है और ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जहाज़ों के अंदर सुराख होता है और ऑयल गिरने लग जाता है। तो ऑयल स्पिल्स जो है ये भी रोके जा सकते हैं अगर इसके अंदर जो है वो एक्टिव प्रेजेंस हो आर्मीज की या एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ये नहीं है आसपास की स्टेट्स हैं एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और सारी स्टेट्स में वो अपने मिलजुल के कोई सिक्योर अरेंजमेंट नहीं करती। इसी तरीके के साथ इसके अंदर एक दो और चीज आते हैं, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। वहाँ टेंशन चल रही हैं चाइना की बाकी मुल्कों के साथ, वो चाहता है कि उसका तसल्लुत हो, और क्यों चाहता है वो हम आगे देखते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर किस किस के इंटरेस्ट हैं। तो जनाब एक इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट का, स्ट्रेट ऑफ हुरमुज की वजह से। क्यों? क्योंकि ये एक तंग रास्ता है, यहाँ से ऑयल ब्लॉक हो सकता है, तो मिडिल ईस्ट चाहेगी कि इसके ऊपर सिक्योरिटी रहे। 35% of world's oil passes through here, 85% of Persian Gulf oil passes through here। यहाँ सुन्नी शिया इश्यूज हैं जो हमने मिडिल ईस्ट में देखे हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग में देखे हैं। सिमिलर इंटरेस्ट यूएस के हैं, उसका ऑयल यहाँ से जाता है तो उसे सिक्योर करना चाहता है, और यूएस का ऑयल 18% जो है यानी 1/5 जो है तकरीबन वो यहाँ से गुजरता है। यूएस के इंटरेस्ट है वो ये देख लेते हैं, इसने बहरीन में फिफ्थ फ्लीट जो है अपना नेवी का वो रखा हुआ है ताकि अगर कभी हमला हो तो ये फौरन बहरीन से इसकी जो शिप्स हैं वो जा सकें। इसने एयर बेस रखी हुई है जिबूटी में। जिबूटी जो है वो बाबुल मंदब के पास है जहाँ से 8% ट्रेड होता है। फिर यूएस ने ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के अंदर जो है अपनी आर्मी रखी हुई है। रशिया ने सूडान में रखी हुई है, चाइना ने जिबूटी में रखी हुई है। सारे बड़े बड़े मुल्कों ने इन एरियाज के मुल्कों के अंदर जो है वो अपनी अपनी आर्मी रखी हुई है। लेकिन SCO जो है वो अगर बड़ा ब्लॉक बन जाता है तो फिर यूएस जो है वो शायद अकेला रह जाए। तो ये भी देखना होगा, यूएस का ये भी इंटरेस्ट है कि SCO के कंट्रीज जो है वो इकट्ठे ना हो, तो इसीलिए वो इंडिया को सपोर्ट करता है। इसीलिए जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी अपना तसल्लुत रखना चाह रहा था, अपनी डोमिनेंस रखना चाह रहा था, ताकि कहीं ये ना हो कि आसपास के कंट्रीज जो है वो चाइना या रशिया के साथ ज्यादा मिलते हैं, लेकिन वो वहाँ कामयाब ना हो सका। इंडिया की इंटरेस्ट ये है कि इंडिया के इस ओशन के अंदर 527 आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर इंडिया का कब्जा है।
तो उनको हिफाजत करना चाहती है। फिर इंडिया ने मॉरिशस और सीशेल्स के पास जो है मिलिट्री बेस बनाई है बाबुल मंदब के आसपास। चाइना के साथ इसके बॉर्डर इश्यूज हैं तो वो इसलिए भी थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है। और इंडिया को इसमें बहुत बड़ा जो है वो मिलिट्री एडवांटेज भी है कि इंडियन ओशन का एक बड़ा पार्ट जो है वो इंडिया में से गुजरता है, बड़ा इंडिया के साथ लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया के मैप को अगर आप देखें तो ये सब मुल्कों में से सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया के पास है, ठीक है। तो इंडिया ये चाहता है कि क्योंकि इसकी बड़ी कोस्ट लाइन है तो इसकी डोमिनेंस भी ज्यादा हो इधर। फिर इसके अंदर डेवलपमेंट्स ये हुई है कि चाइना ने एक पॉलिसी निकाली, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हीरों की कह सकते हैं कि जंजीर या हीरों की रस्सी। मतलब आम तो नेकलेस वगैरह जो गले में डालने वाला होता है उसमें डिफरेंट हीरे जुड़े जाते हैं, हीरे लगाए जाते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के तहत चाइना ने इस पूरे रास्ते में जगह जगह पे पोर्ट्स बनानी स्टार्ट कर दी हैं, जो पोर्ट्स जो हैं नेकलेसेस की तरह जो है वो जगह जगह पे बन जाती हैं और वो चाइना के जो है वो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट से सेव करेंगे। तो ये वाली जो मैप है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ रेड कलर के गोल दायरे लगे हुए हैं ये सारी वो पोर्ट्स हैं जो चाइना ने बनाई है। इसमें पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट भी है, इसमें बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट भी है, म्यांमार पोर्ट भी है, श्रीलंका की हम्बनतोता पोर्ट भी है, मालदीव की पोर्ट भी है, सीशल्स की भी है, तंजानिया, कीनिया, जिबूटी, ओमान, पाकिस्तान। ये सारी पोर्ट्स जो हैं ये वो वाले हीरे हैं जो चाइना के ट्रेड रूट्स के दरमियान में बने हुए हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। इसको जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का नाम रखा हुआ है, हीरों की जंजीर, वो इस तरह से कि ये पूरे रास्तों के अंदर उसके कंट्रोल्स हैं। अब ग्वादर के साथ चाइना जो है वो सी पैक के थ्रू इसका जमीनी रास्ता भी बना रहा है। क्यों बना रहा है? ताकि ये पूरा समंदर जो है ये अगर जंग में भी आ जाए तो पाकिस्तान की जो मोटरवेज हैं वो चाइना के ट्रेड के लिए यूज की जा सके, ठीक है। एक ऑल्टरनेट रूट रख रहा है। इसी तरीके से बाकी मुल्क भी अपनी अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बनाते हैं बिल्कुल अपने डोमिनेंस रखने के लिए। तो चाइना इंडिया को कैसे कंटेन कर रहा है, तो इस मैप से आपको क्लियरली वाज़ेह होगा कि इंडिया के हर तरफ उसने पोर्ट्स बना दिए ताकि अगर कभी हमला हो तो चाइना के पास जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन। पोर्ट्स इन म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगाल एंड ऑल, ठीक है। चिटागोंग पोर्ट उसने बनाई है। फिर उसने बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, म्यांमार में इन्वेस्ट किया है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये चारों जो एरियाज हैं इसमें इंडिया के अलावा बाकी एरियाज के अंदर जो है इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर इसकी नेवल बेस भी बन जाए जहाँ नेवी उसकी स्टेशन हो पोर्ट के अलावा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको नजर आ रही हैं। उसके अलावा समुद्रों के ऊपर जो है वो कानून चलता है यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, UNCLOS। जो ओपन समुद्र हैं, जो खुले समुद्र हैं, जहाँ पे किसी मुल्क का कब्जा नहीं है, वहां पे ये कानून चलता है। इस कानून के मुताबिक जो जो मुल्क है वो अपने बॉर्डर से समुद्र के अंदर अगर जाए तो 200 नॉटिकल माइल्स, 200 समुद्री मील जो है उस तक जो है वो अपना कब्जा रख सकता है। वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं। उसके बाद फिर वो ओपन सी स्टार्ट हो जाता है और वो सब मुल्कों के लिए है, ठीक है। जो मैं पहले बात कर रहा था कि बड़े मैप को अगर हम खोलें और देखें ये वाला मैप, तो इसके अंदर अगर फर्ज करें एक मुल्क चाहता है वो फिशिंग करे, वो ऑयल एक्सप्लोर करे, तो वो क्या करेगा, वो 200 नॉटिकल माइल्स यानी 360 जो है वो असल वाले माइल्स जो हैं, नॉटिकल माइल समुद्र के अंदर के माइल को कहा जाता है और वो माइल जो होते हैं वो जरा बड़े होते हैं हमारे आम मील से। फर्ज करें इंडिया जो है ये करना चाहता है तो ये अपनी पोर्ट से 200 मील समुद्री मील जो है उधर तक एक लाइन बनाएगा, ठीक है। और इधर तक जो है वो इंडिया अपना ऑयल निकालना चाहता है समुद्र में से निकाल सकता है, फिशिंग करना चाहता है निकाल सकता है। इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इंडिया के ये एरियाज हैं, ठीक है। अब फर्ज करें पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भी 200 किलोमीटर जो है माइल जो है नॉटिकल माइल उसको गिनेगा और उसके बाद अपना बना देगा इस तरीके से। अब जो एरियाज आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से और UN लॉ ऑफ सीज के तहत जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है वो उसके अंदर अपना अपना एरिया लोग मुल्क बांट लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं अगर आपको दिखाऊं कि फर्ज करें चाइना है वो 200 नॉटिकल माइल्स गिनता है और कहता है कि ये मेरा जो है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक हो गया, इसके अंदर ये मेरा एरिया है। उधर से एक और मुल्क है वो भी 200 नॉटिकल माइल्स गिनता है तो वो कहता है कि ये मेरा जो है ये वाला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। ये तो होगी कह सकते हैं कि आपकी नेचुरल पोजीशन या जो नेचुरली आपकी UN लॉ ऑफ सीज के तहत बनती है उसके तहत जो है ये वाली पोजीशन जो है ये होगी। लेकिन अगर मैं ये करूं कि मैं इधर आकर एक मसनूई जजीरा बना दूं समुद्र के अंदर, अगर कोई चट्टान वगैरह हो तो उसके ऊपर जो है वो मैं मट्टी शट्टी डालकर उसको बड़ा सा जजीरा बना दूं और कहूं कि ये चाइना का पार्ट है। चाइना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ खत्म हो गया था लेकिन क्योंकि ये भी चाइना का पार्ट है तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मेरा यहाँ तक है, ठीक है।
तो मैं पूरा अपना जो एरिया है उसके ऊपर कब्जा कर लूंगा एक मसनूई जजीरा बनाने के बाद। और दूसरा जो मुल्क होगा वो सफर करेगा, वो छोटा मुल्क है उसका एरिया इधर तक आता था, लेकिन क्योंकि मैंने एक मसनूई जजीरा बना के उसे अपना एरिया डिक्लेयर कर दिया, फिर उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक मैंने गिन लिया। ठीक है, तो इस तरह से चाइना जो है अपने आसपास वाले मुल्कों के साथ कर रहा है। ठीक है, वो अपने मसनूई जजीरे बनाता है, इसमें से एक जजीरे का नाम मुझे याद भी है, उसका नाम है पार्सले आइलैंड। ठीक है, तो उसने पार्सले आइलैंड मसनूई तौर पे बनाया मट्टी डालकर, और उसके बाद उसके ऊपर अपना जो एरिया है वो डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है ये मेरा एरिया है, और उसके 200 नॉटिकल माइल्स इधर और 200 नॉटिकल माइल्स इधर भी कहा कि ये भी मेरा एरिया है। नतीजतन जिस मुल्क का असल में वो वाला एरिया बनता था वो सफर कर रहा है। चाइना की एक ये भी पॉलिसी है इस अपनी जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर और ईस्ट चाइना सी के अंदर, कि वो इस तरह से भी कर रहा है। ठीक है, तो इन मुल्कों का जो है वो एक तरह से जो है चाइना के साथ एतराज है इसके ऊपर भी, आई थिंक। हाँ, फिलीपाइंस वो मुल्क है जिसके साथ चाइना ने इस तरह से किया है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर। फिलीपाइन जो है वो आर्बिट्रेशन में गया है, लेकिन चाइना ने कहा है कि मैंने आर्बिट्रेशन में नहीं जाना, मैंने मेरा ये एरिया था, मैं इसको ही मानता हूँ और मैंने किसी कोई और फैसला नहीं करवाना। यानी कि धक्के से चाइना ये कोशिश कर रहा है कि वो बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसका हो जाए। फायदा क्या होगा, वो वहाँ मिलिट्री रख सकेगा, वो वहाँ जो है वो मछलियां पकड़ सकेगा, वो वहाँ ऑयल एक्सप्लोर कर सकेगा। तो ये एक तरीकाकार है जिससे चाइना जो है इंडियन ओशन के अंदर अपनी डोमिनेंस रख रहा है। ठीक है, ये सारा इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स आपने देखी, आपको आइडिया होगा कि दोनों मुल्क जो हैं वो किस तरीके से आपस में जो है वो दोनों मुल्क क्या, ये पूरा इंडियन ओशन रीजन के जो एरिया मुल्क हैं ये आपस में किस तरीके से कर रहे हैं, और बाहर से यूएस और बाकी मुल्क जो हैं वो आकर किस तरीके के साथ जो है वो कोशिश कर रहा है। अब ये एरिया हैवीली आर्म्ड है, बहुत सारे मुल्कों ने इधर ट्रीटीज की हैं अपनी। यूएस ने एक तो चाइना के साथ ट्रेड वॉर की है, दूसरा कुछ सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स किए हैं जिसको पिवट टू एशिया के नाम से जो है वो उसने एक जनरल ब्लैंकेट दिया है और कहा है कि इन सिक्योरिटी जो है वो एग्रीमेंट्स, इनका मकसद ये है कि एशिया के ऊपर कब्जा रह सके उसका। उसमें एक तो उसने साउथ कोरिया के साथ थर्ड जो है वो उसका मुआहदा किया है। थर्ड जो होते हैं वो डिफेंस का सिस्टम होता है, हाई अल्टीट्यूड डिफेंस होता है। ठीक है, एक डिफेंसिव टर्म है, आप थर्ड अकेला भी यूज कर सकते हैं, पूरा याद करने की जरूरत नहीं। फिर उसने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो मुतारफ करवाया है यूएस ने इंडिया के साथ, जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर आते हैं, तो इसके साथ चारों के साथ भी है, इसने एक एग्रीमेंट किया है, एक डायलॉग करता है जिसके तहत वो मुख्तलिफ इशूज जो है वो सॉल्व करता है। अब यूएस का तो इंडियन ओशन में कोई ऐसा बॉर्डर नहीं लगता, तो फिर ऐसा क्यों करता है? इसकी वजह यह है कि यूएस के इंटरेस्ट हैं, तो वो उधर की जो छोटी पावर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, उनके साथ बड़ा भाई बनकर ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसे क्वाड कहा जाता है, QUAD, वो कर रहा है और इसके तहत जो है वो अपना डोमिनेंस रख रहा है। तीसरा, रिसेंटली उसने एक एग्रीमेंट यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किया है और इसमें ये कहा है कि हम इंडियन ओशन के अंदर जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे ऑस्ट्रेलिया को। क्यों देंगे? ताकि वो दिफा कर सके हमारे बिहाफ पे। अब ऑस्ट्रेलिया तो एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसको न्यूक्लियर वेपन्स अगर अमेरिका देगा तो ये एक बड़ी बात होगी, पूरी दुनिया के अंदर वो जो है वो वेपन्स फैला रहा है। और उसके लिए तो यूएस के नए नए जो दोस्त हैं इंडिया, उसने भी बड़ा एहतजाज किया है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। ठीक है, तो वर्ल्ड का पूरी का रिएक्शन ये है कि ये यूएस और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन्स दे रहे हैं, कल को ऑस्ट्रेलिया उनको यूज करेगा किसी और मुल्क के अगेंस्ट, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो ये ऑकस के नाम से ऑस्ट्रेलिया और यूएस और यूके, इस नाम से जो है ये एक मुआहदा हुआ है जिसके अंदर उसने न्यूक्लियर सबमरीन देनी है, और ये एक तशवीशनाक काम है। जाहिर है चाइना भी फिर कोशिश करेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स अपने समुद्र में रखे, पहले ही हैवीली आर्म्ड है, तो ये जो है ये एरिया ज्यादा जो है वो खतरनाक हो सकता है। तो ये इंडियन ओशन रीजन की पॉलिटिक्स थी जो मैंने आपको डिटेल के साथ बताई है। ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई जो है वो कह सकते हैं कि ऐसा वाकया नहीं है जो हुआ हो, अभी सिर्फ ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर हालात क्यों खराब हो रहे हैं, क्यों उसके अंदर हैवीली मिलिटराइजेशन की जा रही है। उसके रीजन मैंने आपको बताई, उस मिलिटराइजेशन के और उसके टूल्स बताए। चाइना पैसा लगाकर कर रहा है डेवलपमेंट के ऊपर, पोर्ट्स बना दी, रोड्स बना दी। अमेरिका जो है वो वेपन बेच के कर रहा है, दोनों मुल्क अपने अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला रीजन जो है ये उनकी डोमिनेंस हो, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो क्योंकि अगर फैसला नहीं हुआ तो अगली जंग अगर कभी हो तो यहाँ भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है हैवीली मिलिटराइज होगा।